आज हम केस स्टडी करेंगे नैन्सी बेनेलक की, एक कोर्ट रिपोर्टर जो 1970 में रस्मी तरीके से अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती है बिना किसी सबूत, या कह सकते हैं बहुत ही कम सबूत के कारण। ये केस कैलिफोर्निया का सबसे पुराना और अनसॉल्व्ड होमिसाइड केस बन जाता है। कैसे एडवांस डीएनए और फोरेंसिक जेनेटिक जेनोलॉजी की हेल्प से पुलिस कातिल को 50 साल बाद पकड़ पाती है, जानेंगे सारी बातें आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 1970। उस दिन काफ़ी बिजी रहने वाला था कोर्ट में, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग थे जिनकी हियरिंग होनी थी। इस वजह से सारे लोग अपने टाइम पे ही आ रहे थे। उस टाइम कोर्ट रिपोर्टर्स की बहुत ही अहम भूमिका होती थी, क्योंकि 1970 में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी केसेस की हियरिंग की, इसलिए उन रिपोर्टर्स का काम बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता था। प्रोसीडिंग कोर्ट में होती थी, उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने के लिए रिपोर्टर्स की एक टीम होती थी। 8 बजे जब सारे रिपोर्टर्स आ गए सिवाय नैन्सी की, तो नैन्सी की एक कोवर्कर ने देखा कि नैन्सी अभी तक आई नहीं है। उसे कुछ डाउट होता है तो अपने बेटे को कॉल करती है, जो उसके घर के पास में ही रहता था, कि जाके वो चेक करे एक बार कि नैन्सी घर पे ठीक है या कहीं बीमार तो नहीं है। जब उसका बेटा नैन्सी के घर पे जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें शांत होती हैं, वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। वो गेट खटखटाता है मगर कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आती। वो वापस फिर से अपनी माँ को कॉल करता है कि अब वो क्या करे। उसकी माँ बोलती है कि एक बार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर से बात करके देखे, क्या पता वो रेडी हो जाए गेट खोलने के लिए। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद अपार्टमेंट का मैनेजर मान जाता है नैन्सी का रूम चेक करने के लिए। जब वो लोग सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो जो नज़ारा सामने देखते हैं नैन्सी के रूम में, उन्हें देख के उनका दिल दहल जाता है। नैन्सी खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ी हुई थी। जब सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की पुलिस वहाँ आती है तो पाती है कि नैन्सी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। ऑटोप्सी में ये सामने आता है कि उसको 37 बार चाकू से गोद कर मारा गया था। कुछ घाव उसकी गर्दन पे इतनी ज़्यादा गहरे थे मानो उसकी गर्दन बस कट के अलग ही होने वाली थी। 37 घाव के अलावा उसके हाथों पर कुछ खरोच के निशान थे, जो शायद तब आए होंगे जब वो अपना बचाव कर रही होगी। डिटेक्टिव्स पहली बार में ये समझ जाते हैं कि जरूर कुछ पर्सनल है। नैन्सी जरूर अपने कातिल को जानती है, क्योंकि इतनी बार किसी को चाकू से गोद कर मारना, आप समझ सकते हैं उसका क्या मोटिव हो सकता है। पुलिस काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ करती है। उनकी सस्पेक्ट लिस्ट में उसका मंगेतर भी था, जिसका नाम था फेरिस सोलोम। वो एक बहुत अच्छे पद पे था। पुलिस को उसके मंगेतर पर शक इसलिए होता है क्योंकि वो नैन्सी के सबसे ज़्यादा करीब था और उसके पास नैन्सी के अपार्टमेंट का एक्सेस भी था। दूसरा रीजन ये था कि फेरिस सोलोमी, उसका मंगेतर, उसी कोर्ट में पब्लिक डिफेंडर भी था, चीफ पब्लिक डिफेंडर कह सकते हैं। तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में या केसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद उसका इसमें हाथ हो। पर पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलते, और जो भी मिलते हैं थोड़े बहुत एविडेंस, वो उससे रिलेटेड नहीं होते। इस वजह से पुलिस का शक उस पर से अब खत्म हो जाता है। मगर पूछताछ में ये भी सामने आता है, अपनी मौत से कुछ टाइम पहले नैन्सी ने इवनिंग अपने मंगेतर के साथ ही बताई थी। उन्होंने अपनी माँ के घर पे खाना खाया था और 10 बजे करीब वो नैन्सी के अपार्टमेंट में आ गए थे। 11:30 बजे उसका मंगेतर बोलता है कि वो अपने घर जा रहा है। उसने ये भी बताया कि जब वो घर जा रहा था 11:30 बजे, तो नैन्सी बेड में थी और जो उसकी विंडो थी वो कुछ इंच खुली हुई थी, जो कि वो आमतौर पर खोल के ही रखती थी अपनी बिल्ली के आने जाने के लिए। और जो उसका घर सेकंड फ्लोर पे था, इसलिए वो इतना माइंड भी नहीं करती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल ही था कि कोई उसकी विंडो से होकर उसके घर में आ जाए। पुलिस को लगता है कि उसका कातिल उसी विंडो से अंदर आया हो। जब पुलिस विंडो के पास जाती है तो वहाँ पे वो खून के धब्बे पाती है, जो वहाँ से होते हुए पार्किंग तक जाते थे। अपार्टमेंट की पार्किंग तक खून के धब्बे मिलते हैं पुलिस को। उन्हें लगता है कि जब नैन्सी अपना बचाव कर रही होगी तब कातिल ने गलती से अपने आप को जख्मी कर लिया होगा, और उस वजह से ये खून के बूंदे पार्किंग तक मिलती है। मगर जो नैन्सी का किलर था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था। उसने पूरी कोशिश की कि वो अपने पीछे कोई एविडेंस ना छोड़े, क्योंकि पुलिस को नैन्सी की बॉडी के पास 10 टेप के टुकड़े मिलते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल था कि कातिल ने अपनी उंगलियों पे उसे फोल्ड किया हो ताकि उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने 1970 में ब्लड सैंपल्स इकट्ठे कर लिए थे, मगर उससे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय ब्लड ग्रुप पता करने की, क्योंकि 1970 में डीएनए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। पुलिस ने लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी, मगर उन्हें इन सब में कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपनी सर्च 30 सालों तक जारी रखी, मगर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इस केस को सुलझा सके। आखिरकार ये केस कोल्ड हो जाता है।
मगर सन 2000 के बाद ये सब बदलने वाला था। 2004 में डीएनए टेस्टिंग आ चुकी थी। उन्होंने पहले सैंपल्स रखे थे, उन्होंने उसको दोबारा रीटेस्ट किया कि शायद कुछ नया मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। 1970 में जो उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे कर रखे थे, ब्लड सैंपल्स, उससे जब डीएनए टेस्ट किया तो क्राइम लैब ने एक पूरा डीएनए प्रोफाइल जनरेट कर दिया। अब पुलिस के पास एक पूरा डीएनए प्रोफाइल था मैच करने के लिए। उस डीएनए प्रोफाइल को नेशनल डीएनए डेटाबेस में सबमिट किया जाता है, मगर अगेन उन्हें कुछ मैच नहीं मिलता। इतने सालों में उन्हें लगा था कि ये केस वो सॉल्व ही होने वाला था, मगर फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। 2014 में नैन्सी के मंगेतर की ल्यूकेमिया के कारण 84 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। 2019 में पुलिस ट्राई करती है कुछ नए तरीके, जिसका नाम है फोरेंसिक जेनेटिक जीनोलॉजी। शायद इससे कुछ नया चीज पता कर लग सके। खैर, आप इसका एक फ्लो चार्ट दे सकते हैं कि कैसे काम करता है। सैक्रामेंटो की पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की टीम साथ में मिलकर इस केस पे काम करती है और डीएनए प्रोफाइल को सारे डेटाबेस से मैच करती है कि कोई एग्जैक्ट या कुछ मिलते जुलते ही मैच मिल जाए, वही उनके लिए बहुत है। मैच करते हैं तो उन्हें किलर्स के काफी सारे मैचेस मिलते हैं जो शायद हो सकते हैं कि उसके कोई रिलेटिव। ये सिर्फ पहला स्टेप था, क्योंकि ज्यादातर रिलेटिव बहुत दूर के थे। पुलिस को फिर से लगभग 1000 लोगों से पूछताछ करनी होती है और इस पूरे प्रोसेस में फिर से 3 साल और लग जाते हैं और उनकी ये मेहनत रंग भी लाती है। 2022 में पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की टीम सामने आती है एक अनाउंसमेंट के साथ कि उन्होंने पता लगा लिया है कि नैन्सी का किलर कौन था। 50 साल बाद 21 जुलाई 2022 को वो बताते हैं कि नैन्सी का किलर रिचर्ड जॉन डेविस था। वो काफी टाइम से सैक्रामेंटो में रह रहा था और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो उसी अपार्टमेंट में रह रहा था जिसमें नैन्सी रहती थी। नैन्सी रूम नंबर 17 में रहती थी और उसका किलर रूम नंबर 23 में, और शायद वो अपने रूम से नैन्सी के रूम में देख सकता था। मगर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि नैन्सी और रिचर्ड एक दूसरे को जानते थे या कभी मिले होंगे। मुझको ये लगता है कि शायद रिचर्ड जानता हो कि नैन्सी कब घर पे अकेली है और वो काफी महीनों से उसको फॉलो कर रहा हो। 1970 में रिचर्ड और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई थी, मगर उन्हें कभी भी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं रखा गया था, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होती है तो वो और उसके 2 और रूममेट्स एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं कि वो मर्डर के टाइम पे एक दूसरे के साथ उसी रूम में थे। इस वजह से कभी पुलिस को उनके ऊपर शक नहीं होता है और वो पुलिस के रडार में इसलिए भी नहीं आता क्योंकि उसका कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है पुलिस के पास। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि 26 अक्टूबर 1970 की रात को आखिरकार हुआ क्या था। तो ये है कि शायद रिचर्ड ने उसके मंगेतर को अपने घर जाते हुए देख लिया होगा और वो उसी खुली हुई विंडो से अंदर आया हो और नैन्सी का मर्डर करके चला गया हो। मगर अफसोस की बात तो ये है कि उसका किलर उसके पहचान होने के 25 साल पहले ही मर चुका था। वो 41 साल की उम्र में 1997 में ही मर चुका था अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। क्योंकि वो 1997 में ही मर चुका था, इसलिए कभी भी उसे क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल माना ही नहीं गया नैन्सी बेनेलक के मर्डर के केस में। ये थी नैन्सी बेनेलक की केस स्टडी। और केस स्टडीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए